क्या कर रहे हो तुम? अच्छा। हेलो। 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 सोनू शर्मा, तुमको ऐसा डीपी रखने के लिए मना किया गया कि नहीं? सोनू, हम एक बार फिर याद दिला दे सबको, ठीक है, कि तुम्हारा डीपी जूम क्लासेस में कैसा होना चाहिए। ये कई बार हो चुका है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर अब करोगे तो थोड़ा सा अब सख्ती करना पड़ेगा, ठीक है। सोनू, तुम रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। रोल नंबर 27, सोनू शर्मा। मतलब ये लगता है ऐसे ही कनेक्ट करके फोन रख के चला गया है। यशवंत कौन है? कौन? कैसे, क्यों कनेक्ट किए हो जब यहाँ चल रहा है तो? बंद करो उसको। अच्छा, कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं बताओ एक्चुअल में? मल्टीपल, मैक्स और मेन ग्रेडिंग वाला करके बताए थे कि तुमको बोले थे करने के लिए? बनाए हो? कौन बनाया? अच्छा, रोहित। हम्म। तो हम लोग इफ देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग जो प्रोग्रामिंग में हम लोग जो काम करते थे, कंडीशनल कंडीशन वाला, कंडीशनल स्टेटमेंट वाला, वो काम यहाँ कैसे कर रहे थे हम लोग? इफ फंक्शन से कर रहे थे, ठीक है। इफ फंक्शन के बाद एंड और नॉट, ये तीन फंक्शन भी था। उस तीनों के बारे में डिस्कशन हुआ है कि नहीं हुआ है? एंड और नॉट, ठीक है। इफ, इफ तो समझ में आ रहा है राज, तुमको क्लियर है ना? ओके। इफ में बहुत आसान है। अगर ऐसा तुम सोचो, इफ में तीन आर्गुमेंट है। तीन आर्गुमेंट है। पहला वाला जो है वो लॉजिकल टेस्ट है, ठीक है। और दूसरा वाला उस टेस्ट के ट्रू होने पे रन करने वाला है, ठीक है। और उसके बाद वाला जो है लास्ट वाला, वो कंडीशन के फॉल्स होने पे रन करेगा, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग में जो तुम बात करो इफ स्टेटमेंट में, तो इफ होता था, कंडीशन होता था, इफ का ब्लॉक होता था, एल्स का ब्लॉक होता था ना। तो पहला वाला तो इफ हो गया, कंडीशन। और उसके बाद वाला इफ का ब्लॉक है, ट्रू होगा तो रन करेगा। और जो थर्ड वाला है वो एल्स का ब्लॉक है, कंडीशन फॉल्स होने पर रन करेगा। गुड, कोई दिक्कत? इसमें कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब एक से ज्यादा इफ को तुम इनकॉर्पोरेट करोगे एक ही स्टेटमेंट में, ठीक है। जैसे हम लोग बात किए थे कि एज, तुम लोग को बताया था ना, एज और जेंडर के आधार पे डिस्काउंट निकालना, ठीक है। तो तुम लोग इफ के साथ कौन सा एक्सरसाइज बताए थे? इफ ब्लॉक को यूज करके
हाँ ठीक ठीक है। तो जैसे हमको पता है कि इफ है, ये वाला इफ का ब्लॉक है, इफ के ब्लॉक में दूसरा इफ यूज करते थे ना इफ लैडर में, तो यहाँ पे अगर दो इफ करोगे तो ये ट्रू होने पे ये वाला इफ रन करेगा, यहाँ भी यूज करोगे तो वो फॉल्स होने पे यहाँ रन करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस सबको करना है। जब दो तीन तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा ये इफ वाला जो चीज है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज और बताएं कि मान लो कि लॉजिकल टेस्ट है, क्या ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है कि लॉजिकल टेस्ट एक से ज्यादा करना पड़े हमको, है ना, एक से ज्यादा टेस्ट करना पड़े। और जैसे हम एंड और ये दो ऑपरेटर यूज करते हैं जब हम इफ के साथ कुछ कंडीशन यूज करते हैं, जब कंडीशन कोई कंडीशन दे रहे हैं इफ ब्लॉक के साथ, तो मान लो दो कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, दो कंडीशन ले रहे हैं जहां बी 100 से बड़ा भी होना चाहिए और डी के साथ भी कोई कंडीशन लगा दिए, और दोनों कंडीशन को एंड के साथ जोड़ दिए। ठीक है, या और के साथ भी जोड़ दिए, एंड के साथ जोड़ दिए या और के साथ जोड़ दिए। दोनों कंडीशन के बारे में हम नहीं बात करेंगे डिटेल, वो पता है। एंड करने का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब इफ का ब्लॉक ट्रू माना जाएगा, अगर दोनों में से कोई एक ब्लॉक भी अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स, और के साथ जोड़ा रहेगा तो क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो हम मानेंगे कि इफ जो है हमारा वो ट्रू रिटर्न कर रहा है और इफ ब्लॉक रन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉजिकल टेस्ट में अगर एक से ज्यादा तुमको कंडीशन देना है एंड या और के साथ, तो हम सिंपल एंड और कोई ऑपरेटर नहीं है मेरे पास, उसके लिए फंक्शन दिया गया है, उसके लिए भी फंक्शन दिया गया एंड फंक्शन। ठीक है। The Excel AND function takes a number of supplied condition and returns true if all the condition evaluate to true, false otherwise। ठीक है। सिंटेक्स देखो, एंड लॉजिकल टेस्ट 1, 2, 3 जितना टेस्ट करना है कर लो, जितना टेस्ट करना है कर लो। ये वाला एंड जो है ये सारा टेस्ट अगर ट्रू होगा तभी ये हमको यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। टोटल कितना हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट कितना परफॉर्म कर सकते हैं, तो एक्सेल 2007 और लेटर वर्जन में हम टोटल 255 लॉजिकल वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट हम कितना कर सकते हैं, 255। 2007 के पहले वाले वर्जन में हम मात्र 30 कंडीशन चेक कर सकते थे। 30 इटसेल्फ बहुत था, इनफ था कि हम 30 तरह का कंडीशन चेक करके कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारा 2007 और उसके बाद 255 कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। इफ द लॉजिकल टेस्ट आर्गुमेंट, अच्छा ऐसा क्या होगा, मान लो एक तो लॉजिकल टेस्ट में समझ में आ रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, हम x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, x की जगह पर कोई सेल ले लेते हैं। ठीक है, b2 है ना, b2 लेस देन इक्वल टू 5, तो ट्रू वाला पोर्शन और फॉल्स वाला पोर्शन। अगर b2 ग्रेटर देन 5 वाला जो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू वाला पोर्शन रन करेगा। ठीक, अब मान लो हम b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की जगह पे हम लिख देते हैं b2 माइनस 5 या b2 प्लस 5, तब क्या होगा, कंपेयर ना करके वहां पे एक एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, तो एक्सप्रेशन का कुछ तो रिजल्ट होगा, कुछ रिजल्ट होगा। अच्छा ये चीज बताओ, इनफिनाइट लूप जब तुमको चलाना होता था तो वाइल में हम 1 लेते थे ना, लेते थे, वाइल में 1 ले लेते थे, सी पढ़े हो ना सी। अच्छा इसमें किसी भी मतलब फॉक्सट्रोट में भी तुम देख लो या फिर क्यू बेसिक में देख लो, जहां पे अगर हमको फिक्स करना था कंडीशन ऑलमोस्ट ट्रू, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ट्रू तो कोई कंडीशन नहीं देंगे, कहीं कंडीशन ना देके वहां पे दे दो 1, तो हमेशा बाय डिफॉल्ट ट्रू माना जाएगा। क्या लॉजिक था इसके पीछे, लॉजिक ये था कि अगर 0 है तो फॉल्स, और कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो उसको हम लोग ट्रू मानेंगे, उसको ट्रू माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन हम दिए हैं b2 ग्रेटर इक्वल टू 5, अगर ये 0 रिटर्न करता है इसका मतलब फॉल्स है, अगर ये 5 रिटर्न कर देता है प्लस 5, ठीक है, मान लो हम
सॉरी B2 माइनस 5 लिखे थे, और कोई भी प्लस रिटर्न करता है तो हम क्या मानेंगे उसको, ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। नहीं समझ में आया विपिन? समझ में आई बात मेरी? नहीं, कहने का मतलब ये कि ट्रू, कोई भी कंडीशन जो है जो ट्रू और फॉल्स पे रन कर रहा है, तो ट्रू और फॉल्स ये कैसे डिटरमाइन होगा? ये डिटरमाइन ऐसे होगा कि अगर तुम कुछ एक्सप्रेशन लिखते हो और वो फॉल्स होगा तो वो जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है, और हमारा इफ जो है उस जीरो को फॉल्स इंटरप्रेट करेगा, फॉल्स इंटरप्रेट करेगा। अगर वो 1 रिटर्न करता है या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है तो हमारा इफ स्टेटमेंट इसको ट्रू रिटर्न, ट्रू इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हर जगह होता है, हर प्रोग्रामिंग में यही होता है, हर प्रोग्रामिंग में यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि इफ द लॉजिकल टेस्ट आर्गुमेंट इवैल्यूएट टू नंबर इंस्टेड ऑफ लॉजिकल वैल्यू, लॉजिकल वैल्यू नहीं करते हैं, हम सिर्फ कुछ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। और 2 माइनस 2 फॉल्स, बिकॉज जीरो होगा, ठीक है। वही यहाँ पे हम लिखें, और में बिल्कुल एंड जैसा ही कंडीशन है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे उस मान लो 10 कंडीशन है, 10 लॉजिकल टेस्ट हम कर रहे हैं और 10 को और फंक्शन के अंदर कॉमा से पैरामीटर हम पास कर दिए, ठीक है, 10 टोटल 10 कंडीशन, और उस 10 में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो हमारा ये एज अ होल ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा कि किसी तरह का कोई, जैसे ग्रेडिंग वाला जो बताए थे, ग्रेडिंग वाला कि अगर 80 से ज्यादा या 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, 80 से 90 के बीच में बी, 70 से 80 के बीच सी, और 60 से 70 के बीच में डी, ऐसा जो भी स्लैब एक बना के, उस स्लैब के अनुसार अगर हमको उसमें तो हमेशा 2 टेस्ट करना पड़ेगा। पहला वाला ए को तो छोड़ दो, वो तो 100 से ज्यादा जाएगा नहीं, और 90 हम बना लिए कि 90 सुपर वाला को ए देंगे, लेकिन बी किसको देंगे, 80 से बड़ा और बराबर और 90 से छोटा, तभी ना। नहीं तो अगर 90 से छोटा छोड़ दोगे तो जो ए दिए हो वो भी बी हो जाएगा, है ना। तो लॉजिकल टेस्ट में ये हो गया कि और में क्या होता है पता है, इसके बाद है नॉट, सिंपल है, नॉट लगा देने से जो हमारा वैल्यू है वो इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नॉट गेट पढ़े हो तुम लोग, नॉट गेट, जीरो को नॉट गेट से पास करेंगे तो 1, और 1 को नॉट गेट से पास करेंगे तो 0, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी है। मान लो कोई लॉजिकल टेस्ट हम कर रहे हैं, जैसे हम लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, तो ट्रू मिलेगा कि फॉल्स मिलेगा? नहीं, 4 इज लेस देन 5 ये ट्रू मिलेगा ना, लेकिन वही 4 लेस देन 5 अगर नॉट के साथ पास करेंगे तो यहाँ अंदर मिलेगा ट्रू, नॉट उसको कर देगा फॉल्स, ठीक है। कुछ नहीं करता है, एक्सेल नॉट फंक्शन रिटर्न द ऑपोजिट ऑफ द सप्लाइड आर्गुमेंट, if supplied value is true then not function will return false, and if supplied value is false then not function will return true, ठीक है। ओके, यहां तक तो बात समझ में आया। एक इफ एरर है, इफ एरर मतलब अगर एरर हो तो क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एरर है, एक्सेल में कौन कौन सा एरर है। होता क्या है कि जब आप पूरा का पूरा स्प्रेडशीट डिजाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो किसी वैल्यू पे हो सकता है कि एरर प्रोड्यूस हो जाए, एरर प्रोड्यूस हो जाए, तो उस एरर को हैंडल कैसे करें, उस एरर को हैंडल कैसे करें। अगर सिंपल छोड़ देंगे तो वहां हैश डिवाइड बाय 0 या हैश एरर नल ऐसा कुछ एरर आएगा वहां पे। हम लोग प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो सारा वैलिडेशन कर लेते हैं, एरर हैंडलिंग सब, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह सब करते हैं वहां पे। तो यहाँ पे एरर कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे एरर हैंडल करते हैं हम लोग इफ एरर फंक्शन से। जैसे
5 से 16 मतलब 11, 10, 9, जैसे मान लो ये 2 कॉलम हम बनाए। अच्छा, इसको लास्ट वाले को मिटा देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ई कॉलम को एफ से, डिवाइड करते हैं ई कॉलम को डिवाइड बाई दिस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम पूरा का पूरा नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, सब तो ठीक है, लेकिन लास्ट वाला में देखो डिवाइड डिवीजन बाई 0 एरर आ गया ना। इसी एरर को मास्क करना है, इसी एरर को मास्क पहना देना है, ये वाला ऐसा, ठीक है, ताकि एरर ऑडियंस को ना दिखे, जो हम जिसके लिए बना रहे हैं, जो यूजर है इस स्प्रेडशीट का, उसको ये एरर ना दिखे। एरर के जगह पे कुछ ज्यादा ऑथेंटिक मैसेज हम वहां पे दिखा पाए, ठीक है। तो करेंगे क्या कि हम इस फंक्शन को लिखने के पहले, ये एक्सप्रेशन को लिखने के पहले यहाँ एक फंक्शन जोड़ देंगे हम, इफ एरर, ये तो एक्सप्रेशन हो गया तो ऐड करेगा, इफ एरर देन क्या, व्हाट, क्या चाहते हो तुम, वहां 0 रखवा दें, ठीक है, वहां पे इन्फिनिटी सिंबल रखवा दें, वहां पे अनडिफाइंड प्रिंट कर दें, क्या कर दें, यह मैसेज लिखवा दें कि डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हो, कोई वैल्यू चाहो तो वैल्यू दे सकते हो, या कुछ लिखवाना चाहो तो वो भी लिख सकते हैं। और ये इफ एरर कब काम करेगा, जब एरर आएगा, जब एरर अकर होगा तभी, अदरवाइज वो चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है, वो चुपचाप बैठा रहेगा। इसको अगर हम ड्रैग कर दें नीचे तक तो क्या होगा कि जैसे ही एरर मिलेगा हमको तो वहां लिख देगा अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि हम यहाँ अनडिफाइंड लिखे थे, यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा गया था, लिखे थे ठीक है। तो डिवीजन बाई 0, इफ एरर समझ में आ गया। कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो और कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, अगर इफ एरर के अंदर रखोगे तो एरर तुम्हारा हैंडल हो गया, बस सिंपल, एरर तुम्हारा मास्क हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है इधर? यहाँ पे, यहाँ तो ब्लैंक छोड़ोगे तो ब्लैंक हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम, हमको देना तो है ही है ना, मतलब ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। रोहित तुम जो बात ग्रेडिंग वाला जो किए उसमें एंड और फंक्शन यूज किए हो, एंड किए हो, हाँ एंड फंक्शन, ठीक है, बहुत अच्छे। और जैसे मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे कुछ कुछ एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं, एक तो एक्सरसाइज ये था कि टिकट का प्राइस था, जैसे हम लोग फॉक्सफोर में बहुत बार किए कि टिकट का प्राइस है और एज लिख देते हैं, ठीक है, और हम एक ग्राफ दे, एक हम देंगे, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा बहुत सारा हम लोग वर्कआउट बना सकते हैं इसका। 4000, 3500, 2300, 1000, 4400, 3200, 1500, 2500, ठीक है, ये हमारा फेयर है, ये हमारा फेयर है। और कितने उम्र का पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है इसके आधार पे हम उसको डिस्काउंट देने वाले हैं। अच्छा, इससे भी थोड़ा और कम रखते हैं। ये तुम्हारा परचेजिंग है, तुम दुकान में जो परचेज किए हो वही बिल अमाउंट है, दैट इज द बिल अमाउंट। और ये है पेबल अमाउंट, पेबल
कितना पे करना है। और यहाँ पे पेमेंट के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 का परचेजिंग जो कर रहा है उसको 10% का डिस्काउंट, और 1000 से ज्यादा है ना, लेकिन अगर 2000 और इक्वल टू खरीदारी कर रहा है तो उसको क्या देंगे डिस्काउंट, उसको 15%। ठीक है, और 2000 से ज्यादा हो गया, 2000 के बाद ले लो 3000, 3000 से ज्यादा खरीदारी में हम देंगे 20%। ठीक है, तो 3000 जितना ज्यादा है सबको 20% फ्लैट हो गया। अब हमको निकालना है फार्मूला के बेसिस पे, कैसे निकलेगा बता सकता है कोई? अच्छा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो हम लोग इफ यूज करेंगे, इफ, ठीक है, इफ ये अमाउंट को चेक करना है कि वो किस रेट में आ रहा है, कहाँ पे आता है। ठीक है, हम अगर 1000 से ज्यादा चेंज अगर चेक करते हैं तो ट्रू आएगा, और ट्रू में तो हम लोग फिर ये कैसे करेंगे, तो हम नीचे से चेक करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि 3000 से ज्यादा है इसका मतलब नहीं कि वो 2000 से भी ज्यादा होगा, नहीं, तो 2000 से ज्यादा तो होगा ही, 3000 से 2000 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, अगर मान लो हम चेक करते हैं कि इफ इट इज मोर देन 1000, तो हमको फिर चेक भी करना पड़ेगा कि 2000 से भी ज्यादा तो हो सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालें बताओ? बता रोहित। देखो, बताओगे क्या, बताओ। हाँ, ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, E5 सबसे पहले हम लोग इक्वेट करते हैं, इसको कंपेरिजन करते हैं सबसे ज्यादा वाले से। ठीक है, हम इसको देते हैं कि इफ इट इज मोर देन इक्वल टू 3000 तो मिल जाएगा। और हाँ, ठीक है, अगर 3000 से ज्यादा है तो ये होगा कंडीशन वाला। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, अगर ट्रू होता है तो क्या मिलेगा, इसका डिस्काउंट निकालना है हमको। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, E5 माइनस E5 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 20% ना, 20%, 20 डिवाइड बाई 100 हो गया। E5 का 20% निकाले और E5 लिख हटा दी तो नेट पेबल अमाउंट मिल गया हमको। ओके, ये वाला फॉल्स कब आएगा, ये कंपेरिजन फॉल्स कब आएगा, जब यहाँ पे 3000 से नीचे का डेटा होगा, है तब फॉल्स आएगा। तो जब फॉल्स आएगा तो कहाँ पे आएगा, फॉल्स वाले पार्ट में आएगा, आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, इफ दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, अगर ये ट्रू है तो इसको फिर हमको डिस्काउंट देना है E5 माइनस E5 मल्टीप्लाइड बाई 15%। ठीक है, अगर ई कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब 2000 से भी कम खरीदारी किए रहोगे, फॉल्स होगा। जो फॉल्स होगा तो कहां पे आएगा मेरा, यहां पे आएगा फॉल्स की जगह पे। इस फॉल्स की जगह पे फिर हम चेक करते हैं कि क्या ये खरीदारी 1000 से ज्यादा या बराबर है, नहीं 1000 से ज्यादा, हाँ 1000। ऐसा करते हैं कि हम लोग 1000 तक डिस्काउंट नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इक्वल टू नहीं रखते हैं, 1000 वाले को डिस्काउंट नहीं, 1000 से ज्यादा वाले को डिस्काउंट। ठीक है, तो E5 1000 से ज्यादा है, तब क्या, तब हमको देना पड़ेगा E5 माइनस E5 गुना 10%। अगर ये फॉल्स होता है, ये कंडीशन फॉल्स होता है,
तब क्या, उतना ही जितना बिल उतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब E5। ठीक है, अब कितना ब्रैकेट खुला, एक ब्रैकेट यहाँ खुला, एक ब्रैकेट यहाँ खुला, 2 और एक 3। ठीक है, तो 3 बंद होगा, 1 2 3। ठीक है, ये आ गया मेरा 3200 रुपया। इसको पूरा का पूरा यहां से कट करो, यहाँ पेस्ट कर दो। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, भर देंगे पूरा यहां से वहां तक। ठीक है, 1000 वाले को कोई डिस्काउंट नहीं। ठीक है, 2000 तक वाले को, 2000 तक कोई नहीं है, हाँ है तो 2000 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा 2300 रुपया, इसको मिला 15% का डिस्काउंट। और 3000 से ज्यादा मतलब 4000, इसको मिला 20% का डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट मतलब हो गया तुम्हारा 20 चौका 800 रुपया, तो हो गया 800 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, क्लियर सबको। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अब इसमें थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करके सोचो, ये बिल अमाउंट ना होके ये टिकट प्राइस होता। ये हमारा टिकट का प्राइस होता। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एज दे रहे होते, एज। ठीक है, ये 44 ईयर का है, ये 55 ईयर का है, ये 30 ईयर का, ये 51 ईयर का, ये 45, ये 60, ये 62 ईयर का। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ऐसा लिखना है, यहाँ पे स्लैब ऐसा बनाना है कि जो इंसान सिर्फ 50 साल से बड़ा है उसको 10% का डिस्काउंट। ठीक है, और जो 60 से बड़ा है, 60 साल से बड़ा या बराबर है, उसको 20% का डिस्काउंट। ठीक है, हो गया बात। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद करना क्या है कि यहाँ पे हम इस बार फिर जेंडर भी डाल देंगे। ठीक है, जेंडर मेल, मेल, फीमेल, 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 मेल, मेल। ठीक है, और अब हम लोग कंडीशन ऐसा लगाएंगे कि मेल हो, मेल एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 55। ठीक है, तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 10%। अगर वो मेल है और बड़ा है 60 साल से ज्यादा तो उसको मिलेगा 20% डिस्काउंट। अगर फीमेल है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो मिलेगा 15% का डिस्काउंट। अगर फीमेल है और हाँ फीमेल है एंड 55 से ऊपर है तो मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ठीक है, तो कंडीशन 2 बार हो गया मेरे पास। अमाउंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा और जेंडर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद हमको टिकट का फेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही सबको। राज तुम चुप हो, तुमको नहीं लगता बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। अब आ रहा समझ में, एग्जाम जैसे प्रोग्राम बनाते वैसे ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां इफ के बाद इफ बॉडी जो लिखते थे वो उसके नीचे लिखते थे, वहां बगल में लिख देना है। ठीक है, वहां पे इफ वाला जो लाइन था वो सुपीरियर था और नीचे वाला उसका नीचे का था, लेकिन यहाँ दोनों भाई भाई है, दोनों एक ही लाइन में। ठीक है, तो बस वही काम करना है। इफ के बाद वाला इफ ब्लॉक है, उसके बाद वाला इस ब्लॉक है, ऐसे ही समझना है।
पहले कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो उसके बाद वाला, फॉल्स हुआ तो उसके बाद वाला, ठीक है। नेस्टेड भी ऐसा ही करेंगे हम लोग, नेस्टेड भी ऐसे ही करेंगे। इस तरह का 2-3 प्रॉब्लम हम सबसे देखना चाहेंगे। खुद से प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करो, 2 या 3 कंडीशन पे काम करना है, 2 या 3 कंडीशन पे काम करना है, मिनिमम 2 और 3 करो तो और अच्छा। उसमें क्या क्या हो सकता है, खरीदारी का डिस्काउंट हो गया, कितना तुम बाई किए उसके आधार पे हम जो प्राइस, जो टोटल बिल अमाउंट है उस पर हम डिस्काउंट दे दिए। दूसरा हो गया कि हम जो परीक्षा दिए थे, एग्जाम लिए थे, उसके टोटल मार्क्स को ABCD करके वो डिफाइन कर लें, ठीक है। ABCD वाला जो डिफाइन करना, तो उसमें ग्रेडिंग के समय इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम अगर बहुत बढ़िया नंबर लाए हो, तुम 80-80 दोनों में लाए हो और किसी एक में 35 लाए हो जो फेल है, बिलो 35% या 33%, 35 कंसिडर करते हैं तो फेल है, ठीक है। और टोटल तुम्हारा परसेंटेज एकदम A या B वाला है तो उसको क्या मार्क्स मिलना चाहिए, हाँ, फेल मिलना चाहिए, ठीक है। तो जिस समय तुम जो ग्रेडिंग करने के लिए ABCD टेस्ट करोगे, उस समय तुमको इंडिविजुअल मार्क्स भी चेक करना पड़ेगा कि वो हर पेपर में इंडिविजुअली पास है कि नहीं। अगर इंडिविजुअली पास है तब बात आती है ABCD की, अदरवाइज वहीं पे रीअपियर है ना जी। चलो आगे बढ़े, किसी को डाउट यहाँ पे ऑनलाइन, किसी को डाउट? ठीक है, अब देखो हम लोग फार्मूला पे क्या क्या एरर आता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्यों आता है, ठीक है। एक्सेल फार्मूला एरर या फिर हम जब फंक्शन करेंगे दैट इज आल्सो कंसीडर्ड सम टाइप ऑफ फार्मूला, वो रेडीमेड फार्मूला है, ठीक है। और एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं, इफ देयर आर an error in our Excel formula or function, Excel will return an error message. There are 7 type of common error in Excel, that is the null. Okay, this is one of the most common type of error. When we forget to separate the two cell reference correctly, then we will receive this error. मान लो कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, वो इंटरप्रेट नहीं हो पा रहा है ठीक से और वहां कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। हम लोग ओरेकल में ही पढ़े थे कि हम लोग ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं, ब्लैंक एम्प्टी, मतलब एक डेटा हुआ नथिंग, डबल कोट्स ओपन किए, डबल क्लोज कर दिए, दैट इज नथिंग। और नल, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3 जोड़ रहे थे, प्लस A4 जोड़ना था, प्लस नहीं लिखे यहाँ पे, ऑपरेटर मिसिंग है। तो इसका क्या होना चाहिए, अगर मान लो तुमसे पूछा जाए इसका कोई रिजल्ट, तो तुम्हारे पास बड़ा ये बात होगा कि मान लो हम यहाँ पे एरर नहीं लिखना है तो क्या वैल्यू लिखे वहां पे। अगर खाली छोड़ देते हैं तब भी गलत है, ठीक है। कैसे यूजर को पता चलेगा कि उसका प्लस मार्क छूट गया है, प्लस छूटा हुआ है, कैसे पता चलेगा? अगर वहां तुम खाली छोड़ देते हो, 0 लिख देते हो, ऐसा कुछ भी काम करोगे तो ये कन्वे नहीं हो पाएगा कि वहां कुछ एरर है, ठीक है। इन दैट कंडीशन वहां पे तुमको नल लिखना पड़ेगा, वहां पे उस सेल में वैल्यू नल आएगा। जब नल आएगा तो खुद ब खुद ये वाला जो एरर है वो रेज हो जाएगा नल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वो नल वैल्यू कर देगा, ठीक है। डिवीजन बाय जीरो जस्ट अभी हम लोग देखे हैं, डिवीजन बाय जीरो, दिस एरर अकर व्हेन फार्मूला अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो। यहाँ पे है हैश वैल्यू डॉट साइन, ये एक्सक्लेमेशन साइन है, हैश का साइन है, बीच में लिखा हुआ है तुम्हारा एरर का नाम। दिस एरर अगर इफ वन ऑफ द वेरिएबल इन द फार्मूला इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, रॉन्ग टाइप, मान लो कि हम जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख रहे हैं और A प्लस 4 भी प्लस A4 भी लिख दिए और A4 में लिखा था हेलो, ठीक है, और चारों को जोड़ना चाह रहे हैं तो क्या होगा? वो तो न्यूमेरिक है नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल टेक्स्ट वैल्यू व्हेन अ न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ होगा तो
उस वैल्यू कहने का मतलब जो वैल्यू दे रहे हो वैल्यू रिलेटेड एरर है, वैल्यू रिलेटेड एरर है वहां पे, ठीक है। रेफरेंस, हम लोग रेफरेंस पढ़े थे ना, कौन दो तरह का रेफरेंस पढ़े थे बताओ, विपिन तुम बताओ। हम लोग रेफरेंस पढ़े हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ रेफरेंस इन एक्सेल, कौन कौन सा? इससे पूछे, कृष्णा तुम बताओ। तुम बताओ पूजा। नहीं, तुम क्लास नहीं की थी क्या रेफरेंस वाला? दो रेफरेंस हम लोग बात किए थे, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव वाला जो ड्रैग करते हैं और अपने आप इंक्रीमेंट हो जाता है उसका रो या कॉलम में जिधर ड्रैग करोगे, ठीक है। और जो डॉलर लगा के फिक्स कर दिए थे रो एंड कॉलम, दैट इज एब्सोल्यूट, ठीक है। किए थे क्लास करुण? नहीं किए थे, ठीक है, वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। ओके, तो रेफरेंस का मतलब यही हुआ कि जो जिस सेल को एज ए रेफर तुम कर रहे हो अपने फॉर्मूला या फंक्शन में, वही रेफरेंस है ना। वो रेफरेंस एरर कब आएगा? वो रेफरेंस एरर तब आएगा जब वो जो रेफर्ड सेल है वो नहीं रहेगा। दिस एरर अकर when a formula contain an invalid cell reference. For example, cell A4 बराबर A1 plus A2 plus A3 and after result we will delete row A2, ठीक है, which is included in the formula, it is considered an invalid reference. समझ में आ रही बात? इनवैलिड रेफरेंस, रेफरेंस समझ में आया ना? सेल का एड्रेस जो दे रहे हैं फार्मूला में वही हमारा रेफरेंस। एक बार फार्मूला लिख दिए है ना, A4 में जाकर लिखे A1 प्लस A2 प्लस A3, टोटल दे दिया। और उसके बाद क्या किया कि A2 को पूरा का पूरा A2 को हम डिलीट कर दिए, ठीक है। A2 को हम डिलीट कर दिए, तब क्या होगा, एक फार्मूला में दिया गया एक रेफरेंस इनवैलिड हो गया ना, हो गया। तो हमको ये मैसेज देगा रेफरेंस एरर, ठीक। हैश नेम एरर, this error occur if Excel does not recognize a formula name or does not recognize text within a formula. मान लो हमको एस्की वार टी फंक्शन कॉल करना था और टी छूट गया, एस्की वार कॉल कर दिए और पैरेंथेसिस भी दे दिए, उसके अंदर हम आर्गुमेंट भी दे दिए, तब क्या होगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा क्या? अगर हम लोग एक्सेल में या ओरेकल में गलत कमांड लिखते थे, गलत क्वेरी लिखते थे तो रन करता है? नहीं रहता है, एरर देता है, ठीक है। यहाँ भी वही बात है, अगर कोई फंक्शन नेम तुम कॉल कर रहे हो, कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, तो फंक्शन का या तो फंक्शन का नाम गलत दे दे, मिसप्रिंट हो जाए, मिसटाइप हो जाए, या फिर उसके अंदर दिया जाने वाला आर्गुमेंट वो इनवैलिड हो जाए, तो दोनों कंडीशन में वो फंक्शन रन नहीं करेगा और हमको क्या एरर देगा, हैश नेम एरर देगा, ठीक है। इसके बाद हैश नम एरर, दिस अकर व्हेन एक्सेल इनकाउंटर एन इनवैलिड नंबर इन द फार्मूला, जैसे स्क्वायर रूट निकालना हो माइनस साइन का, माइनस साइन के साथ कोई नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है। मतलब फंक्शन का नेम गलत तो नेम नाम से देगा एरर, और उसके अंदर का अगर आर्गुमेंट गलत, गलत टाइप का या गलत, तो एरर देगा हमको नम जैसा एरर, हैश नम एरर, ठीक है। हैश नॉट एप्लीकेबल, हैश एप्लीकेबल, सॉरी नॉट एप्लीकेबल, ये एरर देगा, दिस एरर इंडिकेट्स दैट अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू द फार्मूला। मान लो हम किसी सेल के वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं किसी फार्मूला में और वहां वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तब हैश नॉट अवेलेबल वाला एरर। और ये वाला जो है एक्चुअली एरर नहीं है, फिर भी एरर के ही कैटेगरी में इसको रखते हैं। अगर तुम्हारे सेल का विड्थ है उससे ज्यादा बड़ा डेटा आ रहा है, ठीक है,
तो दो काम कर सकते थे। एक तो काम कर सकते थे जितना दिख रहा है दिखाओ, जितना नहीं दिख रहा है नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में एक प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि जो हिडन वाला है वो हम ना देखें और जो दिख रहा है उसी फिगर को हम लेके आगे बढ़ जाए, तो गलत हो जाएगा है। तो क्या होता है कि अगर आपका विड्थ से ज्यादा डेटा हो तो उस सेल में हैश 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 ये दिखने लगता है, नंबर ऑफ हैश। तो जहां नंबर ऑफ हैश देखो उसको ड्रैग करके बड़ा करोगे तो उसको वैल्यू दिखने लगेगा। ठीक है, so this is not the one of the most common and easiest to tackle error, because basically it is not a formula based error but occur when the width of the column is small। ठीक है, यहां तक हम लोग एरर देखे। अब इसको एरर को हम लोग जनरेट करके देखेंगे कैसे एरर आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ फॉर्मूला है। अच्छा, फॉर्मूला लिखे नहीं थे हम। ओके ठीक है, देखो मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, ये सम हो गया और इसमें से ये वाला हटा देते हैं। तो ये वाला तो नीचे वाला खींच लिया ना, नहीं तो यहाँ से नीचे चला गया, ये वाला नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कि हम पूरा का पूरा ये कॉलम ही हटा दें। रेफरेंस एरर हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें हम जो अभी यूज कर रहे थे वो हमारा नहीं है वहां पे। ठीक है, कंट्रोल जेड। अच्छा, सम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं हम लोग, सम ये कहाँ गया, प्लस दिस वन, प्लस का साइन छूट गया और हो गया दिस वन। ठीक है, अब इंटर। तो चूंकि हमारा फार्मूला ठीक से इवेलुएट नहीं हो पाया तो यहाँ पे लिख देगा नल। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमको कोई फंक्शन कॉल करना है, जैसे सम कॉल कर रहे थे। ठीक है, सम कॉल कर रहे हैं और इसमें हम लिख देते हैं कुछ ऐसा, ये वाला। ठीक है, कॉमा ये वैल्यू। ठीक है, तो ये जो जीरो है तो एरर तो नहीं दिया यहाँ पे। यहाँ पे करना क्या था, कौन सा एरर देखना हम लोग को? हाँ ठीक है, सम में यहाँ पे हम लिख दें हेलो, फिर भी तो जीरो ही काउंट करेगा इसमें। तो हाँ, यहाँ नेम एरर दिया, इसलिए कि सम के अंदर हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था नंबर, हमको चाहिए था नंबर, और यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं टेक्स्ट। तो वैल्यू एरर अभी हो गया क्योंकि अंदर वैल्यू हमको टेक्स्ट दिए थे। इसके पहले वाला एरर जो था वो था नम एरर। ठीक है, ये सारा का सारा एरर है। जब एरर आएगा तो समझ में आएगा कि क्यों आ रहा है, ये अब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सम तो माइनस कर ही सकते हैं ना। यहाँ मान लो हम लिख देते हैं -55 और लिख देते हैं कॉमा 50, ये सम नहीं करेगा? करेगा ना। कॉमा देके दो आर्गुमेंट लिखता है तो कॉमा देके लिखोगे ना, वैसे लिखोगे 5 - 3 लिखोगे तो फिर नेम एरर दे देगा। सेम इसमें लिख दो 5 - 3। ठीक है, तो इसको ऐड करने का तो कुछ काम हम दिए नहीं। ठीक है, तो 5 - 3 तो घटा दिया, 5 - 3 तो ऑटोमेटिकली ये हो गया। हाँ, और इसमें तुमको ऐड करना है तो ये और वैल्यू बोलो। 5 - 3 तो ऐसे ही इवेलुएट होके 2 हो गया है ना। SQRT में अगर हम देंगे SQRT और यहाँ पे कोई माइनस दे दो, -5। ठीक है, अब क्या होगा कि कभी माइनस का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? मान लो हम 25 का स्क्वायर रूट पूछे तो क्या होगा, +5 और -5 दोनों होगा।
होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस होगा ही। लेकिन अगर माइनस लिखा निकाल देंगे तो ऐसा क्या लेके आओगे कि दो साइन को गुना करें तो माइनस हो जाए, नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट। तुम लोगों को किसी को कोई सवाल है तो बोलो। रोहित, राज, इधर तरुण, तुम लोग इधर ऑनलाइन। ठीक है, फिर हम लोग चलो टाइम हो गया।